हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। तो आज हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड क्लास है जहाँ पे हम मॉनेटरी टूल्स का इंट्रोडक्शन पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। और जो बाकी पार्ट है मॉनेटरी टूल्स को, हर एक मॉनेटरी पॉलिसी का हर एक टूल को जो जानना है हमको आज ही के क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या मॉनेटरी टूल पॉलिसी के बारे में पढ़े थे, वो था मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन मैनेज करता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमको पता चला कि आरबीआई एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिकमेंड करा गया था, कितने मेंबर्स होते थे, कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी एक साल में कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी बिठाया जाता है। ठीक है, कमेटी बिठाया जाता है। और द कमेटी विल हैव, ये तो पता था कि 6 मेंबर होते हैं। कोरम क्या होता है, कितने मेंबर बाद कोरम आता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले वाले क्लास में। तो ये रहा हमारा टूल्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जिसमें मैंने आपको बताया देता है कि ये सी आर आर होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो ओपन मार्केट में कैसे सेलिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में कुछ पढ़ा था, जो कुछ हम आज के क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इनको आपको ध्यान में समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, इसका पहला टूल है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। ठीक है, क्या है इनका जो पहला टूल है वो है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। इसी का क्या बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू बाय और री डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। कुछ भी इम्पोर्टेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप समझ में नहीं आएगा, आराम से समझिए। ये एक बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है। किनको लेंड करता है? लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे? लॉन्ग टर्म के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। ठीक है, ये होता है बैंक रेट, बस इतना ही। ठीक है, आरबीआई जो लेंड करता है, किस बेसिस पे लेंड करता है, आरबीआई उनको पैसा क्यों देगा? अगर वो लोग अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, फिर उधर कमर्शियल पेपर जो भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये लोग आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं। कौन? शेड्यूल कमर्शियल बैंक लोग आरबीआई को देते हैं, फिर आरबीआई इनको क्या देता है? पैसे। ठीक है, ये होता है बैंक रेट। ये बिल्कुल सेम है रेपो रेट जैसा, बस रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस ये है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो बैंक रेट है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो रेपो रेट है वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। आरबीआई किन को लेंड करता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लेंड करता है, और लेंड करने के बदले उनसे क्या लेता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर लेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग बैंक रेट। शॉर्ट टर्म में अगर उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक को वो लोन दे रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेपो रेट। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए और एक चीज़ समझते हैं, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या होता है। क्यों समझेंगे उसको? क्योंकि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज ना जाने बगैर हम लोग आगे जो CRR SLR होगा वो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी? क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी? ठीक से समझिएगा। ठीक है, मैं ध्यान से बताता हूँ। ठीक है, तो एक बैंक होता है, क्या होता है? बैंक होता है। ठीक है, बैंक के पास क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं, लोग जाते हैं डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, दो तरह के डिपॉजिट करते हैं, एक तो सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं, करेंट अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं। ये पैसा वो जब लोग जाएंगे बैंक में, जब उनकी मर्जी उठा के लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये वो वाला पैसा है। और क्या होता है? एफडी और आरडी होता है, ये जब चाहो तब नहीं उठा सकते। इनको कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट आपने गए 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपये रख दिए। ठीक है, तो बीच में जाके आप उठा उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, करेंगे भी तो आपको पेनाल्टी कट जाएगा। ठीक है, आरडी भी वैसा होता है, कुछ टाइम के लिए ही पे रखा गया है, बाकी उसके बगैर आप उस पैसे को विथड्रॉ नहीं कर सकेंगे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में, करेंट अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा आपका वो आप विथड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको आ जाता है। डिपॉजिट ये हो गया, बैंक के पास डिपॉजिट आपको पता चला। ये डिपॉजिट जो है ना, बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक को ये पैसे कभी ना कभी तो देने ही होंगे। ये रहा बैंक के लिए लाइबिलिटी। आपको याद हो गया ये डिपॉजिट। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे क्या इन डिटेल क्या होता है
क्या जानेंगे, NDTL। इससे क्या होता है, NDTL होता है टोटल जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट से हम लोग बैंक का डिपॉजिट विथ अदर बैंक से, क्या बैंक कुछ पैसे डिपॉजिट करता है अदर बैंक से, जी हाँ करता है, डिपॉजिट विथ अदर बैंक, ठीक है। ये होता है नेट डिमांड। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर ये जो हैंड राइटिंग है ना, ये मेरा जो पेन है ऐसा चलता है तो मैं ठीक से लिख नहीं पाता हूँ। NDTL जो है उसके लिए सॉरी, NDTL जो है डिमांड डिपॉजिट, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है उससे हम माइनस करते हैं बैंक किसी दूसरे बैंक के पास कितना डिपॉजिट रखता है, ठीक है। ये जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। और एक बार समझते हैं, ठीक है, इन्हें मिटा देता हूँ। चले जानते हैं क्या होता है NDTL, ठीक है। तो NDTL क्या होता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स से हम माइनस क्या करेंगे, डिपॉजिट विथ अदर बैंक, डिपॉजिट विथ अदर बैंक्स। बैंक अपना पैसा जो अदर बैंक के पास डिपॉजिट करके रखा हुआ है उसी का डिफरेंस होता है NDTL। जैसे बैंक पर मान लो 500 रुपये थे, 500 रुपीज़ थे टोटल डिमांड, लोगों ने 500 रुपये बैंक से डिपॉजिट किया था, उसमें से बैंक ने क्या करा 100 रुपये किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बचे कितना 400 रुपये। ये है रहेगा NDTL, इसी को हम क्या बोलेंगे NDTL। और इसी NDTL से RBI उनको मैंडेट करेगा कि आप इतना परसेंट CRR में और इतना परसेंट SLR में रखिए। अभी मैं 2025 फरवरी की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो CRR रेट है ना वो है 4% और जो SLR रेट है वो है 18%, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले बैंक एग्जाम्स में लोग पूछेंगे। इसी क्वार्टर में ये लोग चेंज किए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ने चेंज किया है जो CRR रेट और SLR रेट, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको NDTL समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे कि CRR और SLR क्या होता है, ठीक है। चलिए सेकंड जो हमारा क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है CRR। कि मैं NDTL इसीलिए समझाया आपको क्योंकि इम्पोर्टेंट है CRR समझने के लिए, ठीक है। CRR क्या होता है, CRR होता है इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इज ऑब्लिगेटेड टू डिपॉजिट विथ RBI। ये मिनिमम एक परसेंटेज रहेगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी बोल देगा उतना ही आपको RBI के पास, आपको किसके पास RBI के पास रखने होंगे, किसके, आपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो CRR क्या होता है, हर एक बैंक को ये ऑब्लिगेटेड है कि आप अपने NDTL का कुछ परसेंटेज RBI के पास रखेंगे, तो वो होता है CRR। इतना समझ में आ गया आपको। अब RBI डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन CRR। अब आप जाएंगे RBI में रखेंगे CRR कुछ आपने डिपॉजिट, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट RBI नहीं देगा, ठीक है। इतना क्लियर है। और एक चीज़, RBI एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी रेंज फॉर फिक्सिंग CRR। कोई रेंज नहीं है कि इसके अंदर ही CRR रखा जाएगा, ठीक है। 4 से 6, 4 से 2 ऐसे कुछ नहीं है, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। दस RBI हैज़ द फ्रीडम टू फिक्स CRR एट एनी डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। देश की सिचुएशन को देख के RBI CRR का रेट फिक्स करेगा। अभी मैं बोला था ना कि अभी जो CRR का रेट कितना है, कैश रिजर्व रेशियो का 4% है, अभी 2025 फरवरी में 4% है, ठीक है। अब आगे जानेंगे, सिर्फ CRR इज इंक्रीज्ड इफ द CRR इंक्रीज्ड इफ द RBI इंक्रीजेज द CRR द कमर्शियल बैंक्स हैव टू। अच्छा, CRR इंक्रीज होता है तो क्या होता है, अगर वो अभी जैसे 4% है, 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए तो उससे क्या होगा, क्या बढ़ाकर उससे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो हम जानेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज होने पर क्या होता है, अगर RBI CRR इंक्रीज कर देता है तो कमर्शियल बैंक्स हैव टू डिपॉजिट मोर मनी। जैसे वो रेट बढ़ा दिया तो वो RBI बोल रहा है कि 6% रखो,
तो ये लोग चले जाएंगे बैंक, सभी बैंक को अपना NDTL का 6% बाहर रखना पड़ेगा। अब बढ़ गया ना, रेट बढ़ गया तो रखना पड़ेगा। तब रखने के बाद उनके पास जो पैसा बचता है तो कम पैसा बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट RBI ने बोल दिया कि ज़्यादा रखो मेरे पास, तो बैंक सब RBI के पास पैसे रख दिए, तो उनके पास अब कम पैसा बचा है। और वो जो कम पैसा बचा हुआ है, अब ये लोग उसी कम पैसे को मार्केट में सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, लेफ्ट विथ लेस मनी टू लेंड टू कस्टमर। जैसे हम लोग जाएंगे बैंक के पास लोन के लिए, तो कम ही पैसा बैंक के पास कम ही पैसा है, तो वो कम लोगों को लोन देगा और थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा के ही देगा। ठीक है, तो हम लोग उतने पैसे बैंक से नहीं लेके आएंगे। द इफेक्ट इज रिड्यूस टू मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो हम बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे कि लोन दो, उनके पास पैसे नहीं है, जितना भी है वो हायर इंटरेस्ट रेट पर हमको लोन देंगे। ठीक, तो ऐसे करके CRR क्या होता है, हम लोग जब देखेंगे कि बैंक हमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है तो हम नहीं लेंगे, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो भी लेंगे। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड। ठीक है, हमारे देश में जो मनी सप्लाई है उसे कम हो जाता है। इतना आपको समझ आ जाता है। ठीक है, और एक बार बताता हूँ, मान लीजिए RBI CRR को 4% अभी जो है उसको बढ़ा के 6 कर दिया। ठीक है, क्या होगा उससे, तो बैंक जो ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना, क्या CRR क्या होता है कि बैंक को उतना ही पैसा RBI के पास रखना होगा, तो वो बैंक जाके RBI को दे देगा, तो फिर बैंक के पास उतना पैसा बचा नहीं है लोन देने के लिए लोगों को। ठीक है, तो जितना भी कम पैसा है वो थोड़ा हायर इंटरेस्ट पर देगा, तो हम जब लोन के लिए बैंक के पास जाएंगे वो देखेंगे कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है बैंक का, तो हम नहीं लेंगे, या फिर बहुत ज़रूरी होगा तो भी लेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में स्लो हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो CRR बढ़ा दिया RBI ने, तो हमारा पैसा हमारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है, इफ CRR इज डिक्रीज, CRR जब अगर कम करा, जैसे अभी 4% है उसको 3 या 2 कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, RBI डिक्रीजेज द CRR, द कमर्शियल बैंक्स हैव टू डिपोजिट लेस मनी। अब RBI ने कम कर दिया है कि RBI बोल रहा है कि कम पैसे मेरे पास रखो आके, तो बैंक क्या करेंगे, कम पैसे जाकर बैंक के पास बहुत पैसे होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो ज़्यादा रिमेनिंग जो अमाउंट है उनका NDTL का, वो क्या करेंगे, लोगों को देने के लिए अपने पास रखेंगे। ठीक है, सो एंड आर लेफ्ट विथ मोर मनी टू लेंड टू कस्टमर्स। लोगों को, उनके पास बहुत पैसा होगा लोगों को देने के लिए, तो फिर कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को देंगे, जिससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में। हम लोन के लिए जाएंगे, हमको लोन मिल जाएगा और हम ला के उस पैसों को ला के खर्च करेंगे। ठीक है, इंक्रीज सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, अब 2 चीज़ जानेंगे कि CRR इंक्रीज होने पर जब पैसा RBI बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे रखो बैंक को, तो अब मनी सप्लाई क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मनी सप्लाई रिड्यूस होता है। अब RBI बोल रहा है कि मेरे पास कम पैसे रखो, तो क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। इतना समझ में आ गया आपको CRR। ठीक है, चलिए SLR समझते हैं। ठीक है, SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे मैंने CRR में बोला कि RBI ये बोलता है कि मेरे पास आके अपना कुछ NDTL का कुछ कैश रिजर्व रखो, ऐसे SLR में क्या होता है, इज द परसेंटेज ऑफ NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज दैट ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ इटसेल्फ। कहाँ रखेगा ये, RBI को नहीं देगा, अपने पास ही रखेगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इतना समझ में आ गया। CRR में क्या होता है, हमको कैश RBI के पास रखना होता है, बैंक्स को कैश RBI के पास रखना होता है, लेकिन SLR में जो NDTL का कुछ परसेंटेज किसके पास रखना है, अपने ही पास रखना है, बैंक को अपने ही पास रखना है। कौन से फॉर्मेट में, कैश में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख सकते हो। कैश में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में, या फिर ट्रेजरी बिल, ये जो सो कुछ भी है। ठीक है, इनमें रख सकते हो। गोल्ड में रखना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डेंजर होता है, तो बैंक्स हमेशा गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखने की पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ सेफ रहता है। ठीक है, बैंक अपने पैसे को सेफ रखना ही चाहता है। ठीक है, चलिए और जानते हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 3 अनलाइक CRR SLR नीड नॉट बी डिपोजिटेड विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 3 अनलाइक द CRR, जैसे CRR हम बैंक के RBI के पास रखते हैं, SLR नीड नॉट बी डिपोजिटेड विथ RBI, SLR RBI के पास नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, ये अपने पास ये बैंक रखते हैं। ठीक है, द रेंज ऑफ SLR प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI इज फ्रॉम 0 to 40%।
तो जैसे हम CRR में बोले थे ना कि ऐसा कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया गया कि कितने % के अंदर आप रखो CRR को। SLR में क्या होता है, 0 से 40% के बीच आप रख सकते हो। कितना, 0 से 40% के बीच रख सकते हो। अभी जो SLR क्या है, कितना % है, अभी SLR 18% है। आप जो वीडियो देख रहे हो शायद चेंज हो गया होगा, पता नहीं मुझे कब आप देखेंगे, लेकिन अभी जो फरवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 18% SLR चल रहा है हमारे देश में। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे और टूल्स के बारे में जानते हैं। और होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो लिक्विडिटी है वो एडजस्ट कैसे करते हैं, फैसिलिटी क्या क्या फैसिलिटी से हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इतना ही है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कोई पूछे ना, बस बता देना कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच RBI प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, अब जानेंगे रेपो रेट क्या होता है। ये वो रेट होता है जिसमें RBI क्या करता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देता है। ठीक है, क्या देता है, लोन देता है अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या ऐसे ही पैसा दे देता है RBI, नहीं, उनको कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI के पास रखना होता है। ठीक है, याद इतना हो गया आपको। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को RBI को देना होता है, उसके बदले लोन जो मिलता है उसे कहते हैं रेपो रेट। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच RBI बोरोज। याद रखिए दोनों अपोजिट है। रेपो रेट क्या होता है, RBI पैसा दे रहा है किनको, लेंड कर रहा है किनको, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। ठीक है, RBI दे रहा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, ये होता है RBI दे रहा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। ठीक है, ये होता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक RBI को लोन दे रहे हैं, समझ आ रहा है। RBI बोरोज, RBI पैसे ले रहा है किन से, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से। इतना समझ में आ गया आपको। इन अदर वर्ड्स इज द रेट एट व्हिच शेड्यूल कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस फंड्स विथ RBI फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास पैसे बहुत हो गए। ठीक है, अभी लोन लेने के लिए लोग आ नहीं रहे, तो वो पैसों का क्या करेगा, अपने पास रखने के थोड़ी कोई इंटरेस्ट मिलेगा उनको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पैसों का RBI के पास रख देंगे। किसके पास रख देंगे, RBI के पास रख देंगे। ठीक है, जैसे CRR में मैं बोला था ना, कैश रिजर्व रेशियो में RBI कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे उनके पास एक्सेस पोस्ट पैसा है वो RBI के पास रख देंगे ना, तो उस पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा, थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा उनको। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में। इतना पता चल गया आपको। और एक बार बता देता हूँ, रेपो रेट क्या होता है। ये वो रेट होता है जिससे शेड्यूल कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेते हैं। ठीक है, ये होता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट से शेड्यूल कमर्शियल बैंक RBI के पास अपने पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। ये जो रेपो रेट है ना, इसका डायरेक्ट लिंक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। ध्यान से समझिएगा, रेपो रेट जो है इसका डायरेक्ट लिंक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। अब ये जो रिवर्स रेपो रेट है इसका डायरेक्ट लिंक है STF से, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, रेपो रेट के साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का क्या लिंक है, ये तो हम जान चुके कि लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें था, रेपो और रिवर्स रेपो। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर। मैंने क्या बोला था, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जो RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस रेट पर। ठीक है, जिस रेट पर लोन देता है ये होता है रेपो रेट। अब बात आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फिर क्या है। ठीक है, इतना मैं जो बोल रहा हूँ आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैं बोल रहा हूँ फिर आपको उसको सुनिए। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा, उतना काफ़ी है समझने के लिए। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेते हैं तो क्या अगर देते हैं RBI को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, देते हैं। मान लीजिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो RBI को क्या देंगे, RBI बोलेगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक RBI के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हमको लोन चाहिए, RBI को बोलेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो, मैं लोन दूंगा। फिर ये बोलेंगे कि हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर
आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है मैं तुमको फिर भी लोन दूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं है मत दो, मैं आपको फिर भी दूंगा, लोन दूंगा, लेकिन जो रेपो रेट है उससे थोड़ा ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लूँगा। ठीक है, वो आरबीआई क्या बोलेगा कि जो रेपो रेट है उसी इंटरेस्ट रेट पर मैं तुमको नहीं दूंगा, उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तुमको देना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको पैसा दूंगा। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले को पैसा चाहिए, वो बोलेंगे ठीक है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे देंगे, आप हमको लोन दे दीजिए। उसी फैसिलिटी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये वो फैसिलिटी है, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, ये वो फैसिलिटी है जहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होता है आरबीआई को देने के लिए। ठीक है, ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन मिल जाता है आरबीआई से, ये जो फैसिलिटी है इसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, समझ में नहीं आया और एक बार बता देता हूँ। ठीक है, रेपो रेट से आरबीआई क्या करता है, लोन देता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, उनके बदले क्या लेता है उनसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या आरबीआई लोन देगा, वो बोलेगा कि दूंगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे चाहिए। तो रेपो रेट अगर अभी कितना है 6.25 है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट 6.5 या फिर 7% पर तुम इंटरेस्ट दोगे तब जाके मैं तुमको लोन दूंगा। तो ये जो फैसिलिटी है ना कि इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई उनको लोन दे सकता है, वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेरा हिंदी उतना ख़राब है ना, मैं आपको क्लियर कट मुझे आता भी होगा तो क्लियर कट बता नहीं पाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझ लिए होंगे जितना मैं बोला अभी। चलिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। अब मैं आपको पहले बोला था कि जो रेपो रेट है इसका डायरेक्ट लिंक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। ये दोनों सिस्टम में क्या होता है, आरबीआई लोन देता है, किनको देता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, रेपो रेट पर जो मॉनेटरी पॉलिसी बोला है उसी रेट पर देते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर कितना, रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के कंडीशन में। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी काम आता है। क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई लोन लेता है या फिर आरबीआई को पैसे देते हैं कौन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक देते हैं। ठीक है, अब आरबीआई को क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। अब किसी कारण आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है। ठीक है, समझिएगा ठीक से ध्यान से, किसी कारण आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, तो क्या शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसको पैसे देंगे आरबीआई को, जी हाँ देंगे। आरबीआई को बोलेंगे कि तुम हमको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दो तो हम तुमको दे देंगे। आरबीआई बोलेगा कितना इंटरेस्ट आपको चाहिए, वो बोलेंगे कि रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे दो, हम आपको लोन दे देंगे, पैसे दे देंगे। ठीक है, आरबीआई फिर राजी हो जाता है। ठीक है, आरबीआई बोलता है ठीक है मैं आपको क्या करूँगा, रिवर्स रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक बार बोल देता हूँ रिवर्स स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है, इस बार ध्यान से समझना। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, अरे बाप रे 23 मिनट्स का हो चुका है। चलिए फिर भी जानते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे दे देते हैं। ठीक है, आरबीआई को क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। अब आरबीआई उनके बदले उनको देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब किसी कारण आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ही नहीं, आरबीआई क्या देगा उनको, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलेंगे कि ठीक है अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो आप हमको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो। किससे ज़्यादा इंटरेस्ट, ये जो रिवर्स रेट का मॉनेटरी पॉलिसी बोला है ना कि इतना रिवर्स रेट रेपो रेट है, तो आप रिवर्स रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दो तो हम आपको पैसे दे देंगे। फिर आरबीआई राजी हो जाता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, आप लोग मुझे पैसे दे दो। ये होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, है ना। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट एसटीएफ डज नॉट रिक्वायर कोलैटरल।
SDF में कोलाटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फाइल रिवर्स रेपो रेट डॉज। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बोला था ना कि देते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो फिर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होगा। ये होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है STF and reverse repo rate both are tools used by the Reserve Bank of India to manage liquidity in the banking system. The main difference between the two is STF does not require collateral. ठीक है, SDF में कोलाटरल की ज़रूरत नहीं होता है, कोलाटरल मत दो, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे दो, बस उतना है। ठीक है, और आगे क्या है, और बैंक रेट और रेपो रेट, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वही चीज़ होता है कि RBI बैंक्स को लोन दे रहा है, रेपो रेट भी वही चीज़ है, RBI बैंक्स को लोन दे रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो दे रहा है ना, ये मंथ्स और ईयर, बैंक रेट जो है सिर्फ इतना आपको जानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, मंथ्स और ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म। ठीक है, लेकिन जो रेपो रेट है वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, एक्सटेंड 7 to 28 डेज, शॉर्ट टर्म। रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, 7 to 28 डेज के लिए। जो बैंक रेट है लॉन्ग टर्म में मंथ्स और ईयर्स ऑफ टाइम लेता है, रेपो रेट जो है 7 to 28 डे टाइम लगता है। और एक बात समझा देता हूँ, फाइनल टाइम समझ लीजिए। ठीक है, जिनको डाउट है समझ लीजिए। दोनों ही केस सेम है। ठीक है, RBI क्या करता है, लोन देता है, RBI लोन देता है किनको, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देगा तो उसको बोलेंगे बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए देगा तो उसको बोलेंगे रेपो रेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे, मंथ्स और ईयर्स ऑफ टाइम लगेगा तो लॉन्ग टर्म, 7 से 28 दिन तक अगर लोन लेता है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस थैंक यू नोट्स के साथ ये क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा चीज़। आप रिवाइज करिएगा, अगर पहली बार देख रहे हैं, कभी इकोनॉमिक्स का कुछ क्लासेस पहले से नहीं किया हुआ है तो ये आपको नया लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी नया है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, CRR SLR क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया ना, मैं हर एक चीज़ के बारे में एक छोटा छोटा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, इसी चैनल पर छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स चला ना, इनके बीच नहीं आएगा। ठीक है, या ये जो क्लास है उनके बीच नहीं आएगा, वो सेपरेट वीडियोज रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा ठीक से डिटेल में। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, क्योंकि वो आगे आने वाले जो 30-35 वीडियो होने वाले हैं वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा ये, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इसी बात पर रुकता हूँ मैं, आपको ठीक से रिवाइज कर देना है। ठीक है, रुकते हैं।